हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है अथवा बर्फ़ का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम क्यों होता है, अथवा दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका वॉल्यूम क्यों घटने लगता है। जनरली आप देखते होंगे जब किसी सॉलिड को मेल्ट कराया जाता है तो वह एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं होता है। जब उसको आप मेल्ट करेंगे, उसे आप पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटने लगता है। तो चलिए इसके पीछे छिपे हुए राज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली कि बर्फ़ के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। तो जब आप बर्फ़ के स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को कहा गया हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक वर्ड हनीकॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जब आप मधुमक्खी के छत्ते को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अपना हनी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे सेल्स में अपना हनी को स्टोर करके रखती हैं, और वो कंपार्टमेंट्स हूबहू हेक्सागोन की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए कंपैरिजन के लिए बर्फ़ के स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहा गया। अब मैं आपको वाटर और आइस के 3D व्यू को दिखाता हूँ, इससे चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। इस व्यू में आप देख सकते हैं, यह आइस का 3 डायमेंशनल व्यू है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को दिखा रहा है, और ये वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसका स्ट्रक्चर को, उसका 3D व्यू को दिखा रहा है। जब आप आइस के 3D व्यू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आइस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स मौजूद हैं, बहुत सारे वैकेंट स्पेस हैं, होल्स हैं। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई बर्फ़ में ऐसा क्यों है लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको फिर से आइस के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 3 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से और एक और वाटर मॉलिक्यूल जो कि मैंने यहाँ शो नहीं किया है उससे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। दूसरी ओर आप देखेंगे, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस 6 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन बॉन्डिंग करने में इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि उसने किस तरह से इस 6 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन, दो पहले वाले हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए, और दूसरे वाले हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। बचे गए 2 इलेक्ट्रॉन को उसने आवश्यकता अनुसार वो फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि एक जो ऑक्सीजन एटम है वो 4 हाइड्रोजन से, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 हाइड्रोजन से एक टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होता है। आपको मैं दिखा दूं अच्छे से, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। एक ऑक्सीजन एटम 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम से टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होता है। और आपको मैं बता दूं, एक्सरे स्टडीज़ के द्वारा यह पता चला है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 276 पिकोमीटर पाया गया। तो आपने इन सब कारणों से पाया कि आइस के अंदर जो अरेंजमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो पहली बात तो वो क्रिस्टल है तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड होने के बावजूद भी उसमें चूँकि हेक्सागोनल रिंग बन रहा है, उसमें हेक्सागोनल रिंग बन रहा है, और चूँकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इस वजह से उसमें बहुत सारे वैकेंट स्पेस देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं एक वैकेंट स्पेस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, एक वैकेंट स्पेस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी वैकेंट स्पेस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी। यानी कि पूरे आइस के क्रिस्टल में इतना रिजिड स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी बहुत संख्या में वैकेंट स्पेस दिखाई पड़ते हैं। इन वैकेंट स्पेस को होल्स भी कभी कभी कहा जाता है। तो आइस के क्रिस्टल्स में बहुत तरह तरह के
नंबर ऑफ़ होल्स पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक बार और देखिए आप, यहाँ पे किसी तरह का होल्स नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, लेकिन कोई एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में का फॉर्मेशन नहीं करते, वो एक रैंडम वे में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें किसी तरह का होल्स का जनरेशन नहीं हो पाता, क्रिएशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए पर ml अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें या पर ml लिक्विड की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि बर्फ़ के केस में, इन केस ऑफ आइस, द पेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ml इन केस ऑफ आइस डिक्रीजेज। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रति इकाई आयतन में आप पाएंगे कि बर्फ़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम कह रहे हैं, उसमें उनकी संख्या कम रहेगी, क्योंकि उनका वैकेंट स्पेस वहाँ ज़्यादा मौजूद है, तो वहाँ मॉलिक्यूल ऑब्वियसली है कि कम रहेंगे। लेकिन पानी के केस में क्या है कि वहाँ पे वैकेंट स्पेस नहीं है, जिस वजह से पर ml जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का पेकिंग है वो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होल्स की क्रिएशन की वजह से, होल्स की क्रिएशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बर्फ़ के अंदर काफ़ी खाली स्पेस मिला, वैकेंट स्पेस मिला। उस स्पेस के वैकेंट होने से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने से आप जानते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है। आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जब अगर वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली है कि घटेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है वो पानी में तैरने लगता है। तो आपने देखा कि चूँकि आइस का वॉल्यूम बढ़ गया इन कंपेरिजन टू वाटर फॉर्म, तो इसलिए उसकी डेंसिटी भी घट गई और वह इसलिए पानी में तैरने लगेगा। एक बात यहाँ पे और जानने की बात है, अब जब बर्फ़ को हीट करेंगे, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, इतने सारे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो फिर से टूटने लगेगा और जो वेकेंट स्पेस है वो गायब होने लगेंगे। इस वजह से क्या होगा, उनकी जो पैकिंग है और क्लोज हो जाएगी और उसकी डेंसिटी जो है बढ़ने लगेगी। तो ऐसा देखा गया है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आइस की जो डेंसिटी है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री के सेल्सियस के बाद आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उसकी डेंसिटी घटने लगेगी पीछे। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से बर्फ़ जो है पिघलने पर अपना वॉल्यूम को घटाने लगता है और बर्फ़ और पानी का डेंसिटी किस तरह से 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हुआ। आई होप you like the video. If you like the video, please do subscribe our channel to see further new videos. Thank you for watching.